नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड स्कॉलरशिप 2026 के बारे में। ये पूरा तरह से आपका द मास्टर ब्लूप्रिंट होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग जो हमारा अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th और 12 का, उससे उसके पास होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप मिलने का क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या प्रोसेस होगा जिससे आपको स्कॉलरशिप आराम से आसानी से मिल जाएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैट्रिक यानी कि 10th का एग्ज़ाम और इंटर यानी कि 12 पास जो भी छात्र या छात्राएँ होंगे उनके लिए अपना स्कॉलरशिप फंड यानी कि 10,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक सुरक्षित करने का एक अचूक और स्टेप बाय स्टेप गाइड इस वीडियो में आपको मिलेगा। कहीं आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसे फॉलो कर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको स्कॉलरशिप आपके खाते में मिल जाएगा। 100% आधिकारिक जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा और छात्रों और अभिभावकों के लिए ये काफ़ी मतलब कि ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट और अभिभावक को ये जानकारी ही नहीं होता है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा। और किसी दूसरे जो व्यक्ति होते हैं या साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनके चक्कर में पड़ के पैसा भी वहाँ पे दे देते हैं और उनको स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाता है। इसीलिए यहाँ पे 100% ऑथेंटिक जानकारी मिलेगा और आपको एक मैं वे बता दूंगा जिसके माध्यम से आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दीजिएगा और स्कॉलरशिप अप्लाई करने के माध्यम से ही आपको स्कॉलरशिप आपके खाते में डायरेक्ट मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आपको बताने चाहूँगा कि आपकी मेहनत का ये फल है। बिहार सरकार के द्वारा ये स्कॉलरशिप आपको दिया जाता है। परीक्षा पास करते ही आप 10,000 रुपये से लेकर 25,000 प्लस तक की प्रोत्साहन राशि के हकदार बन जाते हैं। यानी कि सिस्टम की हकीकत ये है कि हर साल हजारों योग्य छात्र पैसे से वंचित रह जाते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि छोटी सी तकनीकी गलतियां, आधार मिसमैच और सही जानकारी का अभाव, ये 2-3 कारण है जिसके कारण बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप से वंचित होना पड़ता है और उन्हें उनका हक का पैसा भी नहीं मिल पाता है। बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट हैं जिन्हें 10,000 या 25,000 भी बहुत मायने रखते हैं, तो उनको वो पैसा नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेन क्या चीज़ है कि अप्लाई करना ही काफ़ी नहीं है, सही तरीके से अप्लाई करना ज़रूरी है। तभी जाकर आपका ये पैसा जो 10,000 जो आपका स्कॉलरशिप का पैसा है मैट्रिक के लिए और 25,000 रुपया जो आपके इंटर के लिए हैं वो आपके खाते में सीधे चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है और रिवार्ड यानी कि मैट्रिक्स आपको कितना मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले 10th क्लास के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये लड़के और लड़की सभी के लिए है। जो लोग सभी श्रेणी के जितने भी कैटेगरी के होंगे उन सभी को अगर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं तो उन्हें कितने रुपये मिलेंगे? 10,000 रुपये प्राप्त करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जो 10 क्लास के हैं और जिनको फर्स्ट डिवीज़न आया है, लड़के हो या लड़की हो, उन्हें 10,000 रुपये से अवार्ड किया जाएगा। 10 क्लास के लड़के और लड़की के लिए जो SC ST समुदाय के हैं, यदि वह गलती से सेकेंड डिवीज़न पास किए हैं तो उन्हें 8,000 रुपये से अवार्ड किया जाएगा। अब उसके बाद में देखते हैं, ये तो 10th के लिए। 10th के लिए मात्र 2 ही कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी 10th में सभी फर्स्ट डिवीज़न वालों के लिए 10,000 और SC ST में केवल लड़के और लड़कियों के लिए आपको सेकेंड डिवीज़न भी आता है तो उन्हें 8,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। उसके बाद में 12 में 3 कैटेगरी है। 12 में केवल लड़कियों के लिए मिलता है। केवल लड़कियों के लिए सभी कैटेगरी की लड़की यदि फर्स्ट डिवीज़न है, चाहे सेकेंड डिवीज़न, चाहे थर्ड डिवीज़न, मतलब केवल पास है, तो उन्हें 25,000 रुपये से अवार्ड किया जाएगा। ये पैसा आपको खर्चे के लिए नहीं मिल रहा है, मैंने मान लीजिए कि फ़ोन खरीदने के लिए या माता पिता को देने के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी पोजीशन में हैं तो आगे की पढ़ाई को जारी रखने के लिए बिहार सरकार आपको ये 25,000 रुपये से अवार्ड करता है कि अपना पढ़ाई आगे जारी रख सकें। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी है केवल लड़कियों के लिए, जो माइनॉरिटीज़ है, SC ST समुदाय से आती है और फर्स्ट डिवीज़न की है, तो उन्हें 25,000 के अलावा 15,000 रुपया और अतिरिक्त आपको मिलेगा। यानी कि 25-15 कितना हुआ? 40,000 रुपये आपको अगर SC ST और माइनॉरिटीज कैटेगरी से आते हैं और एक अगर आप लड़की हैं तो आपको 25 + 15 यानी कि 40,000 रुपये की स्कॉलरशिप से नवाजित किया जाएगा। और 12 क्लास में यदि आप लड़की हैं, यदि आप केवल SC ST हैं और सेकेंड डिवीज़न की हुई हैं तो 25,000 तो मिलेगा ही और साथ साथ में 10,000 और मिलेगा, यानी कि 25-10 कितना हो गया? 35,000 से अवार्ड किया जाएगा। इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10वीं सामान्य श्रेणी यानी जनरल के छात्रों को सेकेंड डिवीज़न पर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। यानी कि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न पे मिलना चाहिए, लेकिन जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको सेकेंड डिवीज़न पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इस तरह से
मैंने ये बता दिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको जानकारी होनी चाहिए। 40,000 रुपये भी मायने रखता है माइनॉरिटी SC ST कैंडिडेट के लिए। तो निश्चित रूप से आपको 25 + 15 यानी कि 40,000 रुपये से अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं पोर्टल खुलने में देरी क्यों होती है, पर्दे के पीछे की प्रक्रिया यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड है BSEB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, रिजल्ट तो जारी कर देता है। बहुत पहले पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले रिजल्ट जारी करने का रिकॉर्ड हर साल ये करते जा रहा है। इस बार भी सबसे पहले पूरे भारत भर में सबसे पहले रिजल्ट मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट देने का रिकॉर्ड बिहार बोर्ड ने ही बनाया है। और निश्चित रूप से सभी पास छात्रों को डाटाबेस तैयार करता है रिजल्ट जारी करने के बाद में। शिक्षा विभाग फिर क्या करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट बोर्ड से डाटा प्राप्त करता है और यह ट्रांसफ़र प्रक्रिया समय लेती है, यानी कि डाटा प्रोसेस करने में। फिर उसके बाद में मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे अप्लाई किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए। शिक्षा विभाग डेटा को पोर्टल पर अपलोड करता है और पात्रता चेक करने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई लिंक लाइव कर देता है। और यहाँ से अप्लाई करने के बाद में तब आपको स्कॉलरशिप वेरीफाई होने के बाद में आपके डायरेक्ट खाते में पैसे चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में थोड़े प्रोसेस लग जाते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो पहले मिल जाता है लेकिन उसका डाटाबेस तैयार करने में थोड़ा समय लग जाता है। डाटाबेस फिर शिक्षा विभाग को सौंपा जाता है, फिर मेधा सॉफ्ट पोर्टल खुलता है और वहाँ से अप्लाई करने का लिंक जारी किया जाता है। अप्लाई करने के बाद में फिर से रीचेक करने के बाद में जब सब कुछ सही प्राप्त हो जाता है तब उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप से नवाजा जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई कब शुरू होगा, ट्रेंड क्या रहा है और 2026 की भविष्यवाणी क्या है कि इस बार कब आपका स्कॉलरशिप का पोर्टल खुलेगा, यानी कि कब आप मेधा सॉफ्ट वेबसाइट से स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2023 का हम लोग डाटा देखते हैं तो यहाँ पे 1 अप्रैल रिजल्ट के 1 हफ्ते के अंदर ही आपका मेधा सॉफ्ट से स्कॉलरशिप अप्लाई करने का लिंक जारी कर दिया गया। सबसे तेज सबसे पहले 2023 में ही किया गया था। 2024 में आप देखते हैं, आप देखिएगा ट्रेंड, तो 15 अप्रैल को लगभग 15-20 दिन के बाद में ही रिजल्ट जारी करने के 15-20 दिन के बाद ही यहाँ पे आपका मतलब कि स्कॉलरशिप का पोर्टल खुल गया था। 2025 में सबसे देरी हुई थी, अगस्त में ये पोर्टल खुला था, सबसे अत्यधिक देरी पोर्टल लेट खुला हुआ था। अब हम एक्सपेक्टेड 2026 की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अप्रैल से मई के बीच में संभावित है कि यह मतलब कि पोर्टल खुलेगा। अल्टरनेटिव विंडोज हो सकता है कि जुलाई से सितंबर 2026 के बीच में खुले, अगर शिक्षा विभाग में देरी हुई तो। बट बहुत अधिक चांस है कि अप्रैल से लेकर मई के बीच में यह पोर्टल खुल जाएगा। तारीख तो फिक्स नहीं होती है। अप्लाई का लिंक शिक्षा विभाग यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेधा सॉफ्ट पोर्टल की तैयारी पर निर्भर करता है कि कैसे वो लोग डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पे डाटा कैसे अपलोड होता है। फिर उसके बाद में आपको निश्चित रूप से मेधा सॉफ्ट पोर्टल पे अप्लाई करने का लिंक आ जाएगा। जैसे ही लिंक आएगा तो आप अपने स्कूल के माध्यम से जो भी वहाँ पर नियुक्त होंगे उनसे संपर्क करके आप खुद से भी अप्लाई कर सकती हैं या वहाँ से जाकर अप्लाई कर आप उसे वेरीफाई करवा लीजिएगा स्कूल से। उसके बाद में आपको आपके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र हो जाएंगे DBT के माध्यम से। हम देखेंगे कि आगे आपको करना क्या है, ये चीज़ देखते हैं जिससे आपका स्कॉलरशिप मिलने में परेशानी नहीं हो। द आधार ब्रिज का काम करेगा क्या, आधार कार्ड। सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला बात कि आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आप मतलब कि मेन एडमिट कार्ड जो आपको मिला हुआ था उस समय, वो एडमिट कार्ड आपकी क्या है, आपकी पहचान है कि आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका रिजल्ट आया है। उसके बाद में आपका आधार सीडिंग होना चाहिए। जो बैंक में आप खाता जहाँ पे खुलवाएंगे, जहाँ पे पैसा आएगा, उसको आधार सीडिंग करवा लीजिए। अगर नहीं हुआ होगा या हुआ भी होगा, आपको पता नहीं होगा, तो एक बार जाके बैंक में जाइए और पता कीजिए कि आपका जो बैंक का खाता है वो आधार सीडिंग है या नहीं है। DBT लिंक या NPCI मैपिंग के माध्यम से ये होता है। आधार सीडिंग नहीं होने के कारण पैसा DBT से माध्यम से आपका नहीं जाता है। अगर मिसमैच किया तो निश्चित रूप से आपका पैसा नहीं जाएगा। यदि पैसा आपको निश्चित रूप से सही समय पे लेना है तो सबसे पहले आप बैंक जाइए। बैंक जाकर अपने खाता को आधार सीडिंग यानी कि DBT लिंक के माध्यम से जो आधार सीडिंग होता है उसको करवा लीजिए। जाकर बोलिएगा कि DBT के माध्यम से जो पैसा आता है देखिए कि हमारा आधार सीडिंग है कि नहीं है। तो अगर वो बोलेंगे कि हाँ है तो ठीक है, नहीं होगा तो एक एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरकर वहाँ पे आधार सीडिंग अपने बैंक खाता को आधार सीडिंग करवा लीजिएगा। केवल बैंक अकाउंट होना काफ़ी नहीं है, आपका बैंक खाता आपके आधार से DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो मैं बोला था के लिए लिंक होना चाहिए। इसे NPCI मैपिंग भी कहते हैं। इसके बिना चाहे आप कितना भी सही फॉर्म भरें, पैसा आपके अकाउंट में नहीं गिरेगा। तो सबसे पहले आप बैंक जाइए, बैंक जाके पता कीजिए कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो लिंक होना चाहिए वो है कि नहीं है, और आधार से उसको DBT के माध्यम से उसको जुड़वा लीजिए, जिससे आपका आगे की परेशानी नहीं हो।
चेतावनी क्या है कि बिना आधार सीडिंग की एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट कर दी जाती है। यदि आपका आधार सीडिंग नहीं है तो एप्लीकेशंस के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से जब दोबारा खुलेगा तब आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए जब पोर्टल खुले उसके पहले ही जाइए और जाकर आप अपने बैंक खाता को आधार सीडिंग करवा लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, रिजेक्शन से बचे। डेटा मैचिंग डायग्नोस्टिक कैसे है। मार्कशीट आने में समय लगता है, निश्चित रूप से मार्कशीट आने में हो सकता है कि 2 से 3 महीना लग जाए और उसमें सुधार मुश्किल है। इसलिए अपने आधार कार्ड को अभी अपने एडमिट कार्ड के अनुसार ही अपडेट कर लें। आपका आधार कार्ड होगा और आपका एडमिट कार्ड होगा, तो एडमिट कार्ड में जैसे नाम, रोल नंबर, एड्रेस, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ जो जो दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में, ठीक टू ठीक उसी तरह से अपने आधार कार्ड को अपडेट करके आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड दोनों एकदम सेम होने चाहिए। यदि रेड फ्लैग्स खतरनाक ये एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएंगे। जैसे यदि आपका नेम मिसमैच करता है, नाम का स्पेलिंग भी गलत है माने आधार से और एडमिट कार्ड से, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फादर या मदर का नाम भी मिसमैच है तो निश्चित रूप से आपके गलत हो जाएंगे और वो आपके पैसे मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, डेट ऑफ बर्थ यदि मिसमैच हो जाते हैं तो एडमिट कार्ड और आधार में जन्मतिथि अलग होना, मतलब एडमिट कार्ड में कुछ है और आधार कार्ड में कुछ और है। यदि ऐसा है तो एडमिट कार्ड में तो नहीं चेंज कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इससे अच्छा है कि आप आधार में चेंजिंग करवा लीजिए, क्योंकि उसमें जन्मतिथि चेंज करने का ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे चेंज करवा लेंगे, जिसके कारण आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों का जो डाटा है वो मैच कर जाएगा, जिसके कारण आपको स्कॉलरशिप पाने में दिक्कत नहीं होगी। कास्ट कैटेगरी अगर मिसमैच है, जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड में कुछ है और आधार कार्ड में कुछ है, तो उसे भी आप मैच करवा लीजिए जिससे दिक्कत नहीं हो। जनरल फार्मूला क्या है आपका, जनरल फ्लैग्स यानी कि सफल एप्लीकेशन का फार्मूला क्या है। सबसे पहले एडमिट कार्ड का डाटा, आधार कार्ड का डाटा और बैंक पासबुक का डाटा, ये तीनों सेम होना चाहिए। आप तीनों को एक जगह रखिए और तीनों को चेक कर लीजिए कि एडमिट कार्ड में जो डाटा है, मतलब नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एड्रेस, और वो सब एकदम सही है कि नहीं है। और उसके बाद में आधार कार्ड में जो आपका डाटा है, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, वो सब सेम है कि नहीं है। और बैंक पासबुक का जो डाटा है, यानी कि नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये सब सेम है कि नहीं है। यदि सेम है तो पहला आप प्रक्रिया को पार कर चुके हैं। तीनों जगह स्पेलिंग और जन्मतिथि 100% एक समान ही होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए रमेश है तो RAMESH होना चाहिए तीनों जगह। रमेश कुमार है तो रमेश कुमार ही होना चाहिए, एकदम अलग नहीं होना चाहिए। तीनों जगह सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए और आपका पिन कोड सेम होना चाहिए, सब चीज़ सेम होना चाहिए, तब जाकर ये आपका एप्लीकेशन आगे की तरफ प्रोसेस्ड होगा। उसके बाद में जीवित मोबाइल का नियम, यानी कि द लिविंग मोबाइल रूल, मतलब कि मोबाइल जो आप अप्लाई कर रहे हैं चालू नंबर होना चाहिए, यानी कि एक्टिवेट रिचार्ज होना चाहिए, OTP प्राप्त होता रहे, एप्लीकेशन स्टेटस के SMS आते रहे और अकाउंट सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से आपने जिस नंबर से स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है तो कम से कम स्कॉलरशिप मिलने तक वो नंबर आपका चालू हालत में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी SMS के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त होगी, साथ साथ में OTP आपके ही मोबाइल पे आएगा। इसलिए वैसा नंबर दीजिए जो आपका नंबर आने वाले समय में चालू रहे, उस समय तक चालू रहे जब तक आपको स्कॉलरशिप मिल नहीं जाता है। बंद नंबर, संपर्क टूट गया, पासवर्ड रिकवर करना असंभव हो जाएगा, एप्लीकेशन बीच में ही फंस जाएगा। इसलिए वैसे नंबर को कभी भी नहीं दे जो नंबर आगे आने वाले समय में बंद हो जाएगा। ठीक वैसे ही नंबर को दे, हो सकता है कि आपका नंबर हो या आपके पिताजी का नंबर हो, आपके माताजी का नंबर हो, कोई भी ऐसा नंबर दीजिए जो परमानेंट हो और वो चेंज नहीं होने वाला हो। महत्वपूर्ण सलाह यह है कि जिस नंबर से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसे पैसा अकाउंट में आने तक लगातार रिचार्ज और चालू रखें। अगर नंबर बंद हुआ तो फंसा हुआ पैसा वापस पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कुछ प्रोसेस है जिसके माध्यम को अपनाएंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए और क्या नहीं होने चाहिए, मिथ्स और रियलिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं। रियलिटी क्या है ये पहले जानना जरूरी है। इंटरनेट वाली मार्कशीट, ये ओरिजिनल मार्कशीट का इंतजार करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोगों को ये मिथ होता है कि ओरिजिनल मार्कशीट आएगा तब जाके हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट वाले मार्कशीट से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोर्टल जल्दी खुल जाता है ओरिजिनल मार्कशीट आने के पहले ही, तो इंटरनेट से डाउनलोड की गई मार्कशीट से ही काम हो जाएगा। आप उसी को यूज करके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, आधार कार्ड। डाटा वेरिफिकेशंस के लिए आधार कार्ड का यूज होता है, तो 2 चीज़ का होना जरूरी है, एक इंटरनेट का मार्कशीट और दूसरा आधार कार्ड। बस ये 2 चीज़ से ही आपको स्कॉलरशिप
के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिथ क्या है, बहुत लोग ऐसा भ्रामक चीज़ें अपनाते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत है। बिल्कुल नहीं है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, किसी के भी भ्रामक बातों में नहीं आना है। केवल दो ही चीज़ की ज़रूरत है कि इंटरनेट वाली मार्कशीट और एक आधार कार्ड की ज़रूरत है। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। तीसरा है जाति आय निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। ये सब मिथ है। उसके बाद में हम देखते हैं 2026 मास्टर प्रिपरेशन चेकलिस्ट अंतिम चरण। स्कॉलरशिप सफलता का फॉर्मूला क्या है? देखिए, 20% ऑनलाइन अप्लाई मेधा सॉफ्ट पोर्टल, 80% प्रोटेक्टिव तैयारी डॉक्यूमेंट और बैंक लिंकिंग। मेन है आपका डॉक्यूमेंट्स सही रखना और बैंक लिंकिंग करना। बैंक से लिंक होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स, और 20% में हम मान सकते हैं कि ऑनलाइन पे काम करता है। सबसे पहला क्या है आपको करना है, चेक पॉइंट 1, सबसे पहला पॉइंट पे आपको क्या करना है, पहला पॉइंट पे करना है आज ही बैंक जाइए और अपना खाता आधार से डीबीटी लिंक यानी कि एनपीसीआई मैप करवाइए। आप उनसे जाइए बैंक में, अपना आधार कार्ड लेके जाइए और सीधे बोलिएगा कि मुझे डीबीटी लिंक करवाना है। वो तुरंत आपके जो मैनेजर होंगे यहाँ वहाँ पे जो भी कर्मी बैठे होंगे, बैंक कर्मी, वो आपके खाता को डीबीटी लिंक से जोड़ देंगे या फॉर्म देंगे। फॉर्म को भरकर तुरंत दीजिए और वो डीबीटी लिंक के माध्यम से जोड़ देंगे, तो आपका जो अकाउंट होगा वह डीबीटी लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अपना एडमिट कार्ड निकालिए और आधार कार्ड के नाम, जन्मतिथि की स्पेलिंग अक्षर दर अक्षर मिलाइए। गलती होने पर तुरंत आधार सुधार केंद्र जाइए और वहाँ से आधार कार्ड को आप अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से चेंज करवा लीजिए। मतलब ये कि अपना एडमिट कार्ड में जो आपका नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस है वो पूर्णतः सही होना चाहिए आपको आधार कार्ड में। यदि एडमिट कार्ड में चेंज है तो आप आधार कार्ड को तुरंत से तुरंत जाकर आधार सुधार केंद्र से संपर्क कीजिए और वहाँ पे उसे एडमिट कार्ड के हिसाब से चेंज करवा लीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट है कि एक परमानेंट मोबाइल नंबर चुनिए और उसे हमेशा एक्टिव रखिए। 4 नंबर पॉइंट क्या है कि मेधा सॉफ्ट पोर्टल खुलने का इंतजार कीजिए, अभी खुला हुआ नहीं है 2026 के लिए। जब लिंक लाइव होगा तो इंटरनेट मार्कशीट के साथ तुरंत अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने देख लिया, यानी कि इस 4 पॉइंट को ही आपको अपनाना है। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने बैंक में जाइए और उसको डीबीटी लिंक के माध्यम से अपने आधार कार्ड को जुड़वा लीजिए। दूसरा नंबर पॉइंट है कि अपना एडमिट कार्ड निकालिए और एडमिट कार्ड में जो आधार कार्ड के नाम, जन्मतिथि की स्पेलिंग अक्षर दर अक्षर मिलाइए, उसमें कुछ भी गलती नहीं हो। यदि गलती से गलत है तो आधार कार्ड को सुधार करवाइए। कहाँ पे सुधार करवाना है, तो आधार सुधार केंद्र पे जाइए और वहाँ पे अपने एडमिट कार्ड के हिसाब से, एडमिट कार्ड में जैसे नाम, रोल नंबर तो नहीं, नाम, फादर नेम, मदर नेम और साथ साथ में एड्रेस को सुधार करवा लीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट है एक परमानेंट मोबाइल नंबर चुनिए और उसे एक्टिव कर दीजिए। 4 नंबर पॉइंट है मेधा सॉफ्ट पोर्टल खुलने का इंतजार करिए, जब लिंक लाइव हो जाएगा तो इंटरनेट मार्कशीट के साथ उसे तुरंत अप्लाई कर दीजिए। इस तरह से हमने ये सारे पॉइंट को हमने देख लिया यहाँ पे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। आप बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे मैंने फॉलो बताया है उसे आप मतलब कि फॉलो कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा और आगे की पढ़ाई निश्चित रूप से जारी रखिए। खासकर लड़कियों से मेरा ये निवेदन है और उनके गार्जियन से भी निवेदन है कि निश्चित रूप से भी अपना पढ़ाई जारी रखें। खासकर SC ST और माइनॉरिटी समुदाय के स्टूडेंट को भारत सरकार 40,000 रुपये प्रोवाइड कर रही है। जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न किए हैं उन लोगों को, थर्ड डिवीज़न वाले को तो 35,000 और बाकी फर्स्ट डिवीज़न यदि किए हैं तो उन लोगों को, सेकंड डिवीज़न वाले को 40,000 और फर्स्ट डिवीज़न जो किए हैं उन्हें, फर्स्ट डिवीज़न किए उन्हें 40,000 और सेकंड डिवीज़न जो किए हैं उन्हें 35,000। तो निश्चित रूप से आपको अपनी बेटी को आगे पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेटियां जो होती है वो, बेटे जो होते हैं केवल एक परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बट बेटियां जो होती है वो 2 परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है। इसीलिए बेटियाँ यदि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो अपने आगे आने वाले संतति को भी बेहतर करेगी। तो इसलिए मेरा सबसे सारे गार्जियन से ये गुजारिश है कि वो अपनी बेटियों को निश्चित रूप से पढ़ाएं। सरकार का भी यही उद्देश्य है कि आगे की पढ़ाई जारी रखे। क्लास 12 के बाद में ये नहीं सोचें कि हमें तुरंत उसकी शादी कर देनी है। कोशिश कीजिए कि आप उसे आगे तक पढ़ाइए और उसे बेहतर भविष्य के लिए व्यवस्थित कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।